हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जनरल साइंस का आज पार्ट 8 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 25 एमसीक्यूज जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपको डेली शाम को 8 बजे प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और दोस्तों, आप लोग से बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर करिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करिए, ठीक है। और देखिए, धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का स्तर भी बढ़ाऊंगा और मैंने आप सभी के कमेंट पढ़े हैं कि आप लोग किस तरह की एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके बारे में मैं उसके जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ये सब भी मैं डिटेल में आगे कराता जाऊंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। तो देखिए, जीवाणु के कारण रोग होने वाले जो रोग हैं वो है हैजा, ठीक है। तो हैजा ये जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। देखिए, जीवाणु की अगर हम बात करें जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं बैक्टीरिया, देखिए यह एक जो है एक कोशीय जीव होता है और इसका आकार बहुत ही कम होता है, जैसे 1 मिलीमीटर तक ही सीमित रहता है, ठीक है। और इसमें जो है कोई भी केंद्रक नहीं होता है और ये देखिए कि इसमें कोशिका भित्ति युक्त होता है ये चीज़, ठीक है। और ये एक कोशिकीय जीव होता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। देखिए, जीवाणु की खोज किसने की थी, तो देखिए लीवेन हुक ने इन्होंने जीवाणु की खोज की थी, ठीक है। तो कई बार ये भी खोजकर्ता के नाम भी पूछे जाते हैं। देखिए, कौन कौन से जो रोग होते हैं जो जीवाणु से होता है, जैसे प्लेग, डिप्थेरिया, टाइफाइड, काली खांसी, टिटनेस, कुष्ठ रोग, टीबी रोग और निमोनिया, हैजा, ये सारे जो है जीवाणु से होते हैं। इसको लर्न करने की एक ट्रिक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी, तो इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे पंडित का हो गया, पी से हो गया प्लेग और डी से हो गया डिप्थेरिया और त से टाइफाइड। तो इस तरह से आप इस ट्रिक के माध्यम से इस सारे जो है जीवाणु से होने वाले रोग को आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है। तो देखिए, सबसे छोटा जीव कौन सा है, तो यह है माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, छोटा जीव की बात हुई है, इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो माइकोप्लाज्मा एक ऐसा छोटा जीव है जो स्वयं डेवलप करता है, विकास करता है और इसमें प्रजनन क्षमता होती है, ठीक है। तो ये देखिए, कुछ और भी ऐसे छोटे जीव हो सकते हैं लेकिन उनमें इस तरह की जो एक्टिविटीज नहीं होती, प्रजनन क्षमता नहीं होती, कई बार देखा जाता है, और वो स्वयं अपने आप जो है डेवलप नहीं करती है, ठीक है। आप इस देख रहे होंगे ये माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर है। और एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, इसमें जो है सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटोथीरिया का विकास कैसे हुआ था। तो देखिए, प्रोटोथीरिया का जो विकास हुआ था ये सरीसृप वर्गों से प्रोटोथीरिया का विकास हुआ था। देखिए, स्तनधारी को जो है 3 वर्गों में बांटा गया, 3 उपवर्ग में, जिसमें से एक है प्रोटोथीरिया, ठीक है। तो स्तनधारी के 3 उपवर्ग कौन कौन से हैं, तो वो है प्रोटोथीरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया। तो इनमें से एक है प्रोटोथेरिया और इसका जो विकास हुआ था सरीसृप वर्गों से इसका डेवलपमेंट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई नाइट्रोटैल्विन का विस्फोटक किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है। तो देखिए, इसका जो विस्फोटक होता है ये किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है, तो ये अमोनियम नाइट्रेट के द्वारा ट्राइनाइट्रोटैल्विन जो है इसको जो है विस्फोटक किया जाता है। देखिए, ट्राइनाइट्रोटैल्विन क्या है, एक विस्फोटक पदार्थ है, ठीक है। और इसमें अमोनियम नाइट्रेट के जो मिश्रण के द्वारा ही इसमें विस्फोटक होते हैं। कुछ अन्य चीज़ें विस्फोटक पदार्थ हैं, देखिए जैसे ट्राइनाइट्रो ग्लिसरीन हो गया और डायनामाइट हो गया, आरडीएक्स, ठीक है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये सारे पदार्थ जो है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये विस्फोटक के रूप में यूज किया जाता है। देखिए, एक सबसे पहला जो विस्फोटक पदार्थ का जो आविष्कार किया गया था 1863 में किया गया था और तब इसका केवल वाणिज्य में इसका जो है यूज किया था, यानी कि व्यापार में इसका यूज किया जाता था। लेकिन सबसे उसके बाद 1914 में सबसे पहली बार जो है ट्राइनाइट्रो यानी कि टीएनटी जिसका प्रयोग किया था ब्रिटेन ने, ठीक है, वहाँ के सैनिकों ने इसका यूज किया था एक विस्फोटक के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए, जब चीनी अल्कोहल में परिवर्तित होता है तो और किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है, तो इसका नाम है किण्वन, इनकी फर्मेंटेशन के द्वारा चीनी अल्कोहल में परिवर्तित होता है, ठीक है। अब देखिए, किण्वन या फर्मेंटेशन होता क्या है, तो देखिए यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में हम क्या देखते हैं कि जटिल कार्बनिक यौगिक जो है सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होता है, ठीक है। और इस तरह के हम जो एक्टिविटी देखते हैं किस में देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा दूध का दही में जमना हो गया, ठीक है, सिरका का बनना, ये सारी चीजें जो है हम देखते हैं कि इस फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन के माध्यम से होता है। एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि जो फर्मेंटेशन की जो क्रिया होती है इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया कि कौन सी ऐसी जो क्रिया है
4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें किसमें आवश्यकता नहीं होती है ऑक्सीजन की, तो वो है किण्वन या फर्मेंटेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां कौन सी है। तो ये नीचे दिए गए हैं, तो इसमें देखिए सारे ऑप्शन जो है हमारे देखते हैं, विकिरण, संवहन, चालन, ये तीनों जो है ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां हैं। ठीक है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, देखेंगे विकिरण कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि जो सूरज से जो रोशनी पृथ्वी तक आती है, किस माध्यम से आती है, वो विकिरण के माध्यम से आती है। ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और देखिए यहाँ पे जो ऊष्मा की बात हुई, तो देखिए ऊष्मा का मात्रा का आप जरूर ध्यान रखेंगे, जूल या कैलोरी इसकी मात्रक यानी कि यूनिट होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुट एंड माउथ रोग जंतुओं में किसके कारण होती है। तो देखिए फुट एंड माउथ रोग ये जंतुओं में हम देखते हैं कि ये विषाणु के कारण होती है। और एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे कि विषाणु का जो आविष्कार किया था, ये किसने किया था, तो ये देखिए कि इसकी जो खोज किया था, एडवर्ड जेनर ने इसकी जो है खोज की थी विषाणु की सर्वप्रथम में। और एडवर्ड जेनर ने एक खोज की थी, चेचक के टीके का आविष्कार भी एडवर्ड जेनर ने किया था। तो कई बार ये सब चीजें आविष्कार के बारे में पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। देखिए लोगों के दोस्तों, मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़े थे और काफ़ी लोगों ने ये बोला है कि बायोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो मैंने कोशिश किया है कि बायोलॉजी के क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा लिया जाए। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि जनरल साइंस है, बायोलॉजी है। देखिए एक एक चीज़ मैं यहाँ पे कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है। तो अभी मैं बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन ज़्यादा ले रहा हूँ कि एग्जाम में मैंने पैटर्न देखा है कि इसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है। और इसमें मैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल ये सारी चीज़ भी आगे कराता रहूँगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए सिनेमा के जो पर्दे होते हैं उस पर जो बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। और यहीं पे हमने कुछ दिन पहले बात की थी कि जो आंख की रेटिना है उस पर जो प्रतिबिंब बनता है कैसा, तो वो वास्तविक और जो है उल्टा बनता है। ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, आंख की जो रेटिना पे बनता है। तो कई तरह बार इस तरह के क्वेश्चन आप आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंचुआ और रक्त चूसक जोंक किस संघ के उदाहरण हैं। तो देखिए ये एनिलिडा संघ के ये दोनों जो है उदाहरण है, दोनों जीव यानी कि केंचुआ और जोंक। देखिए जो एनिलिडा संघ के जो जीव होते हैं उनके जो शरीर होते हैं वो खंडों में बटा होता है। ठीक है। और देखिए उनकी जो शरीर अगर लंबा होगा तो कई खंडों में बटा होगा, आपने देखा होगा केंचुआ या जोंक इस तरह की चीज़ें। और देखिए कि ऊपर से देखने पे हमें देखते हैं कि वो हल्की हल्की खाद टाइप की बनी होती है और वो अलग अलग खंडों में बटा होता है। आप फिगर में इस तरह के फिगर में देख रहे होंगे। ठीक है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, प्रदीप्ति प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रदीप्ति नली, जिसको हम आम भाषा में क्या कहते हैं, ट्यूबलाइट बोलते हैं। ठीक है। तो उसमें पारावाष्प और आर्गन सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है। तो देखिए जो उसमें हम देखते हैं कि जो प्रदीप्ति होता क्या है, तो देखिए एक जो पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ अन्य स्रोतों से निकलने वाले जो विकिरण को अवशोषित कर तत्काल ही उत्सर्जित कर देता है, ऐसे पदार्थ को हम प्रदीप्ति कहते हैं। यानी कि एक तरह से जो है कोई चीज़ निकलती है और वो अपने में अवशोषित करके तुरंत ही उसको उत्सर्जित करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ऐसे चीज़ जैसे हम देखते हैं कि ये ट्यूबलाइट में होता है। आपने ट्यूबलाइट के अलावा हमने देखा होगा कि आजकल घरों में हम क्या यूज़ करते हैं, CFL। तो कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म है कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी धातु को तार में परिवर्तित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए किसी भी धातु को अगर हम खींच के जो है उसको लंबा करने की जो प्रक्रिया है उसको हम तन्यता कहते हैं। ठीक है। तो जो भी हमारे जो कारखानों में इस तरह के काम होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, तन्यता होते हैं। यानी कि जो ठोस लोहा है उसको खींच कर मशीनों के द्वारा उसको तार में कन्वर्ट किया जाता है, किसी सरिया में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसको तन्यता या डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है। तो ये मैंने बताया कि ठोस पदार्थ को तनाव डालकर उसको खींचकर उसके आकार को बदल देने की क्षमता को हम डक्टिलिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। तो देखिए एक लीटर में 159 लीटर होते हैं। देखिए बैरल क्या है, तो देखिए बैरल जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कच्चे तेल का जो है एक मापक यंत्र है, यानी कि जो है यूनिट है, मात्रक है। और ये एक तरह से कच्चे तेल या पेट्रोल का जो है कारोबार में इसका यूज़ होता है। और ये हम देखते हैं कि ये इसकी जो मात्रा को नापने के लिए कच्चे तेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूज़ किया जाता है। वैसे हम देखते हैं कि अपने देश में इसका जो है लीटर में हम कोई चीज़ नापते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बैरल के रूप में इसको नापा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो वेक्टर को कब बराबर कहा जाता है। तो देखिए दो वेक्टर अगर होंगे तो उसमें उसको कब हम बराबर मान सकते हैं। तो देखिए इनकी जो परिमाण और जो दिशा है दोनों अगर समान होगी तो ठीक है, तभी हम कह सकते हैं दो वेक्टर जो है एक समान है। ठीक है। तो उनके पास जो
परिमाण है और जो दिशा है दोनों चीज़ जो है समान होगी। देखिए इस फिगर में आप देख रहे होंगे इस तरह के इनकी दिशाएँ भी बराबर है और इनकी जो परिमाण है, इनकी जो इनकी लंबाई है, दोनों चीज़ें बराबर है, ठीक है? तो इसको हम जो है एक समान जो है वेक्टर कहेंगे, ठीक है? आपने पढ़ा होगा जो एक होता है वेक्टर स्केलर जिसको हम कहते हैं कि सदिश राशि और एक अदिश राशि। देखिए सदिश माने जिसके साथ दिशा सहित उसके साथ जो परिमाण होगा तो उसको हम जो है सदिश राशि कहते हैं और अदिश जिसमें दिशा नहीं होगा केवल परिमाण होगा उसको हम जो है कहते हैं अदिश राशि कहते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन-सा सही मेल नहीं है? तो हमें बताना है इसमें कौन-सा सही मेल नहीं है। तो देखिए विटामिन सी से ये देखिए स्कर्वी रोग होता है, कार्बोहाइड्रेट आलू में पाया जाता है, फैट मक्खन में होता है, लेकिन यहाँ पे हीमोग्लोबिन ये त्वचा से संबंधित नहीं रखता है, ठीक है? आपको पता होगा कि कई बार मैंने बताया हीमोग्लोबिन क्या है? ये एक तरह से रक्त में पाए जाने वाले हम देखते हैं कि हमारे शरीर के भागों में ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन, ठीक है? तो ये रक्त में पाया जाता है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत था इनकी, ये त्वचा से संबंधित नहीं है, रक्त से संबंधित है। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे कि हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे हमने विटामिन सी की बात की है, कार्बोहाइड्रेट की बात की है, तो देखिए विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाए जाते हैं? जो खट्टे रसदार फल होते हैं जैसे आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, इन सारी चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है? और कार्बोहाइड्रेट जैसे ओट्स हो गया, आलू हो गया, बाजरा, राई और ज्वार, गेहूँ, इन सारी चीज़ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोमाटोट्रॉफिक हार्मोन से मानव शरीर की कौन-सी वृद्धि प्रभावित होती है? तो देखिए एक तरह से कि एक ऐसा हार्मोन है, ये बताना है कि इसके द्वारा हमारे शरीर के कौन से जो है वृद्धि रुक जाती है, वो है जो हमारी हड्डियाँ हैं, इनकी बोन्स की जो है वृद्धि प्रभावित होती है इस जो है सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन के वजह से, ठीक है? तो ये ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जैसे कि एक हार्मोन है जिसके हमारे बालों की वृद्धि पे फ़र्क पड़ता है, वो है टेस्टो टेस्टोस्टेरोन ये है और एक डीएचई है, ठीक है? ये हमारे बाल की वृद्धि के लिए है। जो हेयर लॉस होता है, जो हेयर फॉल होता है, वो किसके लिए होता है? ये डीएचटी यानी डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, ये जो है एक तरह के जो हार्मोन है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये हेयर लॉस होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हम यह कैसे जान सकते हैं कि कोई विलयन अम्लीय है? देखिए जब भी मैंने पीएच के मान के बारे में बताया है तो आपको देखेंगे कि जो है अगर वो यदि विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो हम मानते हैं कि वो अम्लीय है। देखिए पीएच मान के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताया कि पीएच वैल्यू क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन है और पीएच वैल्यू होता क्या है, तो किसी भी जो विलयन है उसकी अम्लीयता, इनकी एसिडिटी और जो है एल्कलिनिटी, इनका जो है माप जो है हम पीएच वैल्यू कहते हैं। और ये जो है 0 से लेके 14 तक होता है, ये में भी मैंने बताया है। और जो 7 होता है 0 से 7, ये क्या होता है कि उदासीन होता है, ठीक है? तो देखिए अगर 7 से नीचे होगा तो हम क्या कहेंगे, वो एसिडिक हैं, ठीक है? अम्लीय हैं। और इससे ऊपर अगर होगा 14 तक तो ये हमारे देखते हैं एल्कलाइन हैं, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कवक यानी कि फंगस के कारण मनुष्य में गंजेपन का रोग हो जाता है? तो देखिए गंजेपन के जो रोग है उसके लिए टीनिया कैपिटिस, ये एक तरह के फंगस है जिसके कारण गंजेपन का रोग हो जाता है, ठीक है? और देखिए जो फंगस क्या है, जो हम बार-बार कह रहे हैं कवक या फंगस जिसके कारण ये होता है, तो देखिए कवक एक प्रकार के जीव है जो अपना भोजन सड़े गले मृत या कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। और कवक के बारे में हम स्टडी करते हैं माइकोलॉजी के अंतर्गत, हम कवकों का स्टडी करते हैं, फंगस का स्टडी करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो देखिए मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि जो हमारे जो भोजन का जो पाचन शुरू होता है मुंह से, और देखिए मुंह में क्या होता है कि हम देखते हैं कि एक टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं, ठीक है? आप देखे होंगे स्टार्टिंग जो हमारी पाचन क्रिया शुरू होती है मुंह से लेकर एनस तक जाती है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, न्यूरॉन क्या है? तो देखिए न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका तंत्र की एक आधारभूत इकाई है न्यूरॉन, ठीक है? तो देखिए हमारी जो तंत्रिका तंत्र के बारे में हम जो स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं न्यूरोलॉजी, ठीक है? और इस ये तंत्रिका तंत्र का एक आधारभूत इकाई है न्यूरॉन, ठीक है? और जो जो हमारी तंत्रिका तंत्र की जो डॉक्टर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ों को आप कनेक्ट करके ज़रूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो देखिए कई बार लोग कंफ्यूज होके इस 72
ये कर देंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये हम देखते हैं कि हृदय की धड़कन होती है, ठीक है? लेकिन जो साँस लेते हैं वो 16 से 18 बार इंसान जो है साँस लेते हैं, लेकिन जो हमारी हृदय धड़कता है वो 72 से 74 बार धड़कता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में ठोस अधातुओं की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, मैंने आवर्त सारणी की डेली एक लगभग क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि धीरे-धीरे पूरी आवर्त सारणी की सारी चीज़ कवर हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे अधातुओं की संख्या होती है 10 होती है, ठीक है? और मैंने बताया था कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है, 18 इसमें समूह होते हैं, ठीक है? सबसे हल्का जो उसमें क्या होता है कि गैस होता है, हीलियम होता है, हाइड्रोजन इसमें सबसे पहले स्थान पर रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय इनकी हार्ट की ओर रक्त पहुंचाने वाली रक्त वाहिनी इनकी ब्लड वेसल को हम क्या कहते हैं? तो देखिए कि इसको कहते हैं हम शिरा। तो शिराएँ क्या करती है, जो जो हमारे अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक ले जाती है और वहाँ पे फ़िल्टर होता है, रक्त को साफ़ किया जाता है। उसके बाद धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में दोबारा से जो है शुद्ध रक्त को जो है हमारे शरीर के सारे भागों में पहुँचाया जाता है धमनियों के द्वारा। लेकिन एक पल्मोनरी जो धमनी है, पल्मोनरी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। बाकी सभी चीज़ों में हम देखते हैं कि सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, किंतु जो हमारी शिराएँ होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उन अंगों का नाम बताइए जो मनुष्य में उत्सर्जन प्रणाली को बनाते हैं। तो देखिए, मनुष्य में उत्सर्जन प्रणाली में यूरेटर, किडनी, मूत्राशय और यूरेथ्रा, ये सारी चीज़ें जो है उत्सर्जन इनकी जो हमारी एक्सक्रीटरी चीज़ें होती है उसको बाहर निकालने में सहायक होते हैं, ठीक है? और देखिए, उत्सर्जन क्या होता है कि जो जो भी ऐसे पदार्थ जो हमारे अवशिष्ट पदार्थ होते हैं शरीर के, उसको जो बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको उत्सर्जन कहते हैं। और उससे जो निकलने वाले जो अंग होते हैं उसको हम उत्सर्जन अंग या उत्सर्जी अंग बोलते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, पार्श्व विभाज्योतक किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो देखिए कि जो हमारी पौधों की जो मोटाई होती है उसकी वृद्धि के लिए हम देखते हैं कि ये पार्श्व विभाज्योतक ऊतक जो है ये एक तरह से मोटाई के लिए जो ये उत्तरदायी होते हैं। क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो लंबाई के लिए कौन से ऊतक हमारे इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, ठीक है? ऑप्शन सी में लिया है, लंबाई के लिए, वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक जो है उत्तरदायी होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में मौजूद सबसे कठिन पदार्थ का नाम बताइए। तो हमारे शरीर में सबसे जो कठिन पदार्थ है उसका नाम है तामचीनी या एनामेल बोलते हैं, ठीक है? देखिए, ये कहाँ पे पाया जाता है? तो देखिए, हमारे जो दांतों के ऊपर एक पतली बाहरी जो आवरण होता है वो होता है एनामेल, और ये कठिन खोल होता है एक तरह से, और सबसे कठिन ऊतक होता है, ठीक है? इस फिगर में आप देख रहे होंगे ये है एनामेल, ठीक है? इस तरह के व्हाइट एक जो है दांतों के ऊपर एक आवरण होता है, ठीक है? और इसको एनामेल कहते हैं। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, निम्न में से मार्श गैस कौन सी होती है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक जरूर करिए, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।